गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं किसी भी सोर्स से रे ऑफ लाइट जो निकलती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब वो लाइट किसी सरफेस पर, दिस इज ए सरफेस, और इस सरफेस से लाइट आर पार नहीं जा पा रहे थे, इट इज एन ऑपेक सरफेस। जब ये लाइट इस सरफेस से आके टकराती है, किसी सोर्स से निकल के किसी सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट आके टकराती है उसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराई इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जिस पॉइंट पे टकराई है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को नाम दिया जाता है नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस से टकराती है, इसको क्रॉस तो कर नहीं सकती है, टकराने के बाद होता क्या है, ये इसी मीडियम में वापस आ जाती है। जो रे ऑफ लाइट वापस आती है उसे हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम नाम देते हैं आई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है, किसी सरफेस पे टकराती है और वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही कारण है हमें चीजें दिखाई देती हैं। इस रूम में लाइट लगी हुई है, उस लाइट से रे ऑफ लाइट सभी दीवारों पे टकराती हैं, सभी ऑब्जेक्ट पे टकराती हैं, वहां से टकराने के बाद वो मेरी आंखों में आती है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप क्या कहोगे? किसी सोर्स से लाइट का निकलना, किसी सरफेस पे टकराना और उसी मीडियम में वापस आ जाना। फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, लिसन अगेन, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक rays of light in same medium after striking any surface, इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट यहां से टकरा के यहां तक आती है तो आपको समझना है, नंबर 1 इसकी वेलोसिटी, नंबर 2 इसकी वेवलेंथ और नंबर 3 इसकी फ्रीक्वेंसी। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक ही मीडियम में वापस आ जाती है तो ये तीनों चीजें नहीं बदलती हैं। लेकिन जब ये लाइट इस सरफेस पे टकराती है तो बहुत लिटिल अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इस लाइट की इंटेंसिटी और इसका जो एम्पलीट्यूड था वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आई रिपीट अगेन, रे ऑफ लाइट का किसी सरफेस से टकरा के उसी सरफेस में वापस आ जाना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे ऑफ लाइट आती है उसको नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे टकराती है उसे नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, वो बन गया नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पूरे फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन प्रोसेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला इसका पॉइंट ये है कि जो इंसिडेंट रे रहेगी, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी और जो नॉर्मल रहेगा, इन सब का जो प्लेन होगा,
एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो प्लेन क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी तरफ से लाइट ऐसे आई और वो जब मुझ पे या किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी तो उसने ऐसा नहीं जाना है, उसने ऐसा नहीं जाना है, वो आपकी तरफ से आई थी तो आप ही की तरफ उसने जाना है। एंगल चेंज हो सकता है पर उसका जो प्लेन है वो यही प्लेन होना चाहिए, उसको इस प्लेन में नहीं जाना है। मतलब उधर से यदि ऐसे लाइट आती है तो उस लाइट को इधर नहीं जाना है, उसको टकराने के बाद उधर ही जाना है। ये होता है पहला पॉइंट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों का प्लेन सेम होता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई हमेशा किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के। मतलब इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे टकराती थी और ये नॉर्मल था, ये 30 डिग्री का एंगल था, तो जब ये वापस जाएगी तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। लेकिन यदि ये इस तरीके से आती है यहाँ से और ये 10 डिग्री का एंगल बनाती है तो वापसी में जाएगी तो भी ये 10 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। लेकिन यदि ये ऐसे आ जाती है बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग तो उसी रास्ते से कहाँ चली जाएगी, वापस। ये आपने ध्यान से समझना है। अगर ये मिरर होता और इस पे कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से ऐसे आके टकराती तो इसी रास्ते से वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती, वापस आ जाती। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। कौन कौन सी इसकी टाइप है वो हम समझते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम एक कमरे में पेंट नहीं करते हैं तो उसमें हमें रोशनी बहुत कम फील होती है, लेकिन जब आप उसमें पेंट कर देते हो तो आपको लगता है कि अब रूम बहुत ब्राइट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? जब हम उसके दीवारों पे पेंट करते हैं तो दीवारों का जो रफ सरफेस था वो स्मूथ हो जाता है और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, हम समझते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरह का है। पहला है रेगुलर जो हमारे स्मूथ सरफेस से होता है और दूसरा है हमारा डिफ्यूज जो उस समय होता है जब हमारा सरफेस है वो रफ होता है। अब आप समझेंगे रेगुलर और डिफ्यूज का क्या मतलब है। जैसे ये मेरा सरफेस था, ये सरफेस मेरा बहुत ही स्मूथ सरफेस था, इट इज वेरी स्मूथ सरफेस। अब होगा क्या, यहां से रे ऑफ लाइट का एक पैरेलल बीम आता है इस तरीके से। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात समझेंगे, ये जो पैरेलल बीम आता है ये यहाँ पे टकराता है तो ये आपका बन गया नॉर्मल इस तरीके से और ये बन गया आपका नॉर्मल। अब आप जानते हो जो एंगल ये होगा इतना एंगल इधर बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने कहा, मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, जो एंगल यहाँ बना उतना ही यहाँ बना, मतलब रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे चली गई और जो एंगल आपका यहाँ बना उतना ही आपका यहाँ बना, मतलब रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे चली गई। यानी कि जब पैरेलल बीम सरफेस जो स्मूथ था उस पर आके टकराया तो क्योंकि स्मूथ सरफेस का जो ये नॉर्मल था उसके साथ सभी इंसिडेंट रे ने एंगल सेम बनाए, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 1 होगा, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी हमारे सेम होंगे। पैरेलल बीम आके टकराया तो पैरेलल बीम ही चला गया। पर डिफ्यूज में क्या होता है, मतलब इस तरह का सरफेस होता है यूं, दिस इज ए रफ सरफेस। अब इस रफ सरफेस में क्या होता है, तो ये एक पैरेलल बीम आके टकराता है, ध्यान देंगे आप, ये इधर टकराया, ये इधर टकराया और ये आपका टकरा गया यहाँ पे। आप ध्यान देंगे नॉर्मल हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस ऐसा था तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये मैंने बना दिया नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यहाँ पे जितना एंगल इधर बनेगा इतना इधर बनेगा, मतलब ये ऐसे चली जाएगी, जितना एंगल इधर बनेगा इतना इधर बनेगा, ये ऐसे चली जाएगी, जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा, ये इधर चली जाएगी।
मतलब इस तरह के सरफेस में आपने डाला तो पैरेलल बीम था, पर वापसी में जो बीम गया वो पैरेलल नहीं जाता है, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस एंगल होता है वो तीनों ही केसेस में अलग अलग बनने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा अलग अलग बन जाता है। अब हम समझते हैं इमेज क्या होती हैं और उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इमेज क्या होती हैं, क्यों बनती हैं? देखो, जब लाइट किसी सरफेस पे जाके टकराती है तो दो संभावनाएं होती हैं। पहले आप ये समझो, कहीं से लाइट आ रही थी इस तरीके से और एक इधर से आ रही थी। ये दोनों लाइट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिल गई, ओके? या फिर आप ऐसे समझ लो, हम इसको यूं समझ लेते हैं कि ये मेरे पास एक मैंने सरफेस रख दिया, कोई भी सरफेस हो सकता है, इससे लाइट आर पार नहीं जा रही थी। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था, उसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, क्योंकि ये इसके ऊपर 90 डिग्री से टकराई है, मतलब अलोंग द नॉर्मल आई है, तो अपना पाथ क्या कर लेगी, ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। पर ये यदि ऐसे आती, अब क्या होता? अब होता ये कि ये बनता नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जितने एंगल से आई थी उतनी से इधर चली जाती है। इमेज क्या होता है? अब दोनों रे ऑफ लाइट इस सरफेस से टकरा गई, टकराने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे ये दोनों रे आपस में मिलेंगी या मिलती हुई फील होंगी। उस पॉइंट को ही हम क्या नाम देते हैं? इमेज। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जब रेज जाती हैं तो वो पॉइंट जहां पे रेज मिल जाती हैं एक्चुअल में, मतलब पॉइंट जहां पे आपकी रेज मीट करती हैं या सीम्स टू मीट। अब इनमें अंतर है। अब देखो, अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब एक लाइट उधर टकराई दूसरी इधर टकराई और दोनों मिल जाती टकराने के बाद, तो उस इमेज को नाम देते हैं रियल इमेज। लेकिन टकराई नहीं, पर हमने उनको आपस में मिली नहीं। अब यहां से देखो मिल नहीं रही है, इधर आ गई इधर आ गई, पर मैं इसको यदि इधर बढ़ा दूं, इसको मैं इधर बढ़ा दूं, तो अब जो आगे पीछे बढ़ाने से जो इमेज बनी, इसको हमने नाम दिया वर्चुअल इमेज। आप ध्यान देंगे, वन इज रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट होते हैं, पर इसमें वो सीम्स टू मीट होते हैं। इसलिए इनको स्क्रीन पे बना सकते हैं, इनको स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। तो these are some points related to image। अब हम समझते हैं प्लेन मिरर क्या होते हैं और उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट को, आई से दिस इज ए ट्रांसपेरेंट शीट, इस ट्रांसपेरेंट शीट के एक तरफ हम एक पर्टिकुलर कलर की पॉलिश कर देते हैं। पहले लाइट इससे आर पार जा रही थी, पॉलिश करने के बाद क्या होगा, सरफेस क्लोज हो गया, लाइट बाहर नहीं जाने पाएगी। अब जो ये अरेंजमेंट हो गई, अब जो ये चीज बन गई, इसे ही हम नाम देते हैं मिरर। और इस तरह का जो मिरर होता है, इस तरह की शेप में, वी कॉल्ड इट एज प्लेन मिरर। मिरर का सिंबल इस तरीके का होता है। तो आप ये बोल सकते हो, मिरर में एक साइड ऐसी होती है जिधर पॉलिश कर दी जाती है, दूसरी साइड ऐसी होती है जहां से रिफ्लेक्शन होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका सिंबल हो गया। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, उस इमेज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, मैं जो टॉपिक कर रहा हूं वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जो पहला पॉइंट है वो आप समझेंगे इसमें,
अगर मिरर के सामने हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या होगा, किस तरह की इमेज बनेगी। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है, इधर पॉलिश है, इधर से रिफ्लेक्शन होना है, और ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप कुछ बातें समझेंगे। इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्शन के बाद किन्हीं दो रे का मिलना जरूरी है। अगर वो एक्चुअल में मिल गई तो रियल इमेज, नहीं मिली आगे पीछे बढ़ाने से मिली तो वो हमारी बन जाती है वर्चुअल इमेज। सपोज कर लो ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गई, चूंकि ये 90 डिग्री से गई तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। एक ही रे, हम कोई और रे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये दूसरी रे गई इस तरफ। आप कितनी भी ले सकते थे, आप इधर भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे। ये जो रे थी यहाँ पे ये बन गया नॉर्मल और यहाँ बन गया ये नॉर्मल। जितने एंगल से इधर गई थी नॉर्मल के साथ उतने एंगल से ये इस तरफ चली जाएगी और ये इतने एंगल से इधर आ जाएगी। अब देखो आई हैव 3 रेज एंड दे आर नॉट मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगी, तो हम उनको पीछे बढ़ाते हैं। मैं इसको इधर बढ़ा देता हूँ, इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ और इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ। अब ये जो मेरी इमेज बन गई, इस इमेज को हम, ये हमारी जो इमेज है जहां पे मिले तो नहीं पर हमने कुछ जुगाड़ लगा के मिला दिया, इस इमेज को हम नाम देंगे वर्चुअल इमेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से समझ में आने वाली बात क्या है जो आपने नोट करना है। पहला पॉइंट तो ये नोट करना है कि ऑब्जेक्ट जिस लाइन में रखा है प्लेन मिरर इमेज उसी लाइन में बनाएगा, यानी कि लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये हमारी क्या रहनी है, सेम। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारा किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी पीछे उसकी इमेज फील होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, तीसरा पॉइंट ये जो इमेज बन रही है ये इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। अभी इरेक्ट हम चेक करेंगे हुई कि नहीं हुई। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बजाय थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता इस तरीके से लाइक दिस, ये मेरे पास एक मिरर था और मैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ले लेता जिसकी हाइट कितनी थी, h। अब कोई आपसे पूछे भाई इमेज बना के दिखाओ, तो आप यहाँ से चल पड़ना है ऐसे। आप कहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बना रहा हूँ वही बात फॉलो करें, आप कोई दो रे दिखा सकते हो कहीं से भी। इस वाली रे के साथ क्या होगा, ये वापस आ जाएगी। दूसरी रे आप इधर भी भेज सकते हो, इधर भी भेज सकते हो, किधर भी भेज सकते हो। पोज कर लो मैंने इसको यहाँ भेज दिया, अब जितने एंगल से यहाँ टकराई है उतने से ही ये इधर चली जाएगी। ऐसा कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या ये दोनों रे मिलेंगी, आंसर ये नहीं मिलेंगी। क्या करें, पीछे बढ़ाएं, इसको मैं पीछे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अब जहां दोनों रे मिल गई, पहली बार लाइन है वो सेम रहेगी, या इस पॉइंट के लिए बना रहे थे तो इसी पॉइंट पे बनना है। डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, ऊपर की तरफ इमेज है तो ऊपर की तरफ इरेक्ट बनती है। लेकिन अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो ये देखो, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी उतनी हाइट किसकी है, इमेज की। आप ये कह सकते हो साइज या जो हाइट है ऑफ इमेज वो क्या रहती है, सेम, जितनी किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। एंड लास्ट वन ये है, अब इमेज देखने में कैसी होगी, मतलब हम मिरर में ऐसा देख रहे तो हमें दिखेंगे तो लेफ्ट साइड किधर दिखेगी, राइट साइड किधर दिखेगी, तो इसको आप थोड़ा समझ लेना। ये देखो ये मेरे पास एक मिरर है इस तरीके का, और यहाँ पे सपोज कर लो ये मैंने ऐसा रख दिया, यू कैन से एल जैसा दिखने वाला लेटर है, इसकी इमेज बनाते हैं। तो भाई ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाके ऐसे ही आ जाएगी, इस वाली को ऐसे भेज सकते थे आप ऐसे, ये तो कहीं भी नहीं मिलती। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ और इसको भी ऐसा ले लेता हूँ। अब ये क्या बन गया यहाँ पे, नॉर्मल, जितने एंगल से इधर आई इतने से तो इधर आ गई, और ये क्या बन गया, नॉर्मल, जितने से इधर आई इतने से इधर आ गई। अब हमने देखा कि ये तो इधर नहीं मिलेंगी, तो अब हम क्या करें, इनको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे।
और ये आपकी इस तरीके से थी। तो जो मेरी इमेज बनेगी वो ये बन जाएगी, ये ऐसे और इस तरीके से। आप ध्यान से देखेंगे, ये आप जब देख रहे हो तो ये आपको राइट साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड दिख रही है, पर जो इमेज बनी है उसमें जो राइट साइड है उधर लेफ्ट साइड चली गई, और जो लेफ्ट साइड है उधर कौन आ गई, राइट साइड। मतलब यानी कि अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं ABC, तो जो मुझे दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, उल्टा इस तरीके से। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब हम दो टॉपिक और समझते हैं कि यदि हम मिरर को रोटेट करें या इंसिडेंट रे को रोटेट करें तो इमेज पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से समझना है। रोटेशन ऑफ, एक बार हम करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो। ये सपोज कर लो हमारे पास मिरर था, ये एक रे ऑफ लाइट आती है और ये हमारा है नॉर्मल, और जितना एंगल ये बनेगा इधर इतना एंगल यहां बन जाएगा। ऐसा हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने कहा, हमने नाम दे दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एन। इट इज वेरी सिंपल, से दिस एंगल इज एक्स, दिस इज एक्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गई बात। अब होगा क्या, ये मेरे पास प्लेन था और ये उसका नॉर्मल था। अब यदि मैं इसको घुमा देता हूं ऐसे, ये देखो अभी तो ऐसे था, अगर मैं मिरर को घुमाऊंगा तो देखो, अब आप यहां से समझना, यदि मिरर घूमेगा इस तरीके से आपका ये, अब यदि मिरर घूमेगा तो नॉर्मल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, आंसर आएगा। मिरर यदि तुमने 10 डिग्री घुमाया तो नॉर्मल भी पहले वाली पोजीशन से 10 डिग्री घूम गया इस तरीके से। यानी कि अगर मैं इस मिरर को ऐसा कर देता हूं लाइक दिस, इस तरीके से, मतलब मैंने इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये जो मेरा नॉर्मल बन रहा था, ये वाला नॉर्मल, ये भी मेरा रोटेट हो जाएगा। ये नया नॉर्मल आ गया, कितने डिग्री से रोटेट हुआ, थीटा डिग्री से। अब इस ऑब्जेक्टिव या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल देखो कितना है, तो आपका जवाब होगा सर एक्स, ये थीटा, ये एक्स प्लस थीटा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इसके इधर जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, सपोज कर लो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, इसको हमने नाम दे दिया P डैश। ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, जितना ये है इतना ही ये रहेगा। हमने ये बताना है पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल हमने बताना है। ओके, तो मैं इतने इतने डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ। ये देखो, ये मेरा पुराने वाला नॉर्मल था जिसको मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया था। ये मेरा नया नॉर्मल है जिसको मैंने एन डैश ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। और जब पुराना नॉर्मल था तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, और नया नॉर्मल आया तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया बी डैश। अब वापस देखो, यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल, पहले हम वापस आते हैं। सपोज कर लो हमारे पास ये नहीं था, जब ये हमारे पास नहीं था तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, एक्स। पर जब ये आपके पास आ गया तो ये एंगल कितना आ गया था, थीटा। ये कितना हो गया, एक्स माइनस थीटा। ओके, और नए नॉर्मल और नई पोजीशन इनके बीच का एंगल, ये आप जानते हो पूरा एंगल कितना है, एक्स प्लस थीटा। हमने सिर्फ ये निकालना था, तो बड़ा आसान है। ये पूरा एंगल कितना है, एक्स प्लस थीटा, इसमें से ये माइनस कर दो, एक्स माइनस थीटा, तो एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स प्लस थीटा, क्या आंसर आ गया, 2 थीटा। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि यदि मैं मिरर को रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज थीटा डिग्री से, तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट हो जाती है क्लॉकवाइज में ही, कितने डिग्री से, 2 थीटा से। यानी कि मिरर को यदि मैं 20 डिग्री घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गई, 40 डिग्री। अब लास्ट पॉइंट, अगर मैं मिरर को नहीं करता हूं रोटेट और मैं रोटेट करता हूं सीधा का सीधा इंसिडेंट रे को, तो क्या होगा, जरा इसको भी समझ लो। ये हमारे पास मिरर था, अब हम क्या कर रहे हैं,
रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। तो ये एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये आपका नॉर्मल था, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ए बी एन, ए एन बी। ओके, अब क्या होगा यदि मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा मूव करवा दूं, मैं इसको इतना यहां थीटा डिग्री रोटेट करवा दूं, तो ये मेरी नई इंसिडेंट रे हो गई। ये एंगल कितना बचेगा, पहले पूरा एक्स था, ये थीटा थी, कितना बच गया, एक्स माइनस थीटा। नॉर्मल की पोजीशन वही है, नॉर्मल के साथ अभी कितना एंगल बना है, एक्स माइनस थीटा, दूसरी तरफ भी कितना बनेगा, तो आप जवाब दोगे सर दिस एंगल अगेन एक्स माइनस थीटा। तो आपने ये बताना है कितना हो गया, पहले कितना था ये एक्स, कितना माइनस करना है, एक्स माइनस थीटा, कितना बच गया ये थीटा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि जब आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाया है उस तरफ, कितने डिग्री से, थीटा, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, देखो इधर आई है, पहले इधर थी अब इधर शिफ्ट हो गई है, कितने डिग्री से, थीटा से। मिरर में उल्टा था, जब मिरर को थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाते थे तो रिफ्लेक्टेड टू थीटा से क्लॉकवाइज घूमती थी, यहाँ पे उल्टा हो गया। इनकी हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।